आइए दोस्तों, कारू के रिवीजन को और आगे बढ़ाते हैं अपन, और इस लेक्चर में ये फिनिश हो जाएगा। तो फर्स्ट लेक्चर में आधा कारू हो गया, इसमें बचा हुआ पूरा अपन डिस्कशन कर लेंगे। तो अपन कौन सी क्लॉज पर आ गए थे भाई? अपन आ गए थे 9th नंबर वाली क्लॉज पर। 8 तक अपन पढ़ चुके थे। ये है डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ ड्यूज। कंपनी ने डिफॉल्ट करा है कोई ड्यू को चुकाने में, रीपे करने में, है ना। अगेन ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। 6 सब क्लोज आपको यहां पर दिखाई देंगे। सबसे पहले, क्या कंपनी ने डिफॉल्ट करा है इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स और अदर बोरोविंग्स इन दी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, टू एनी लेंडर, इफ यस द पीरियड एंड द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट। कुल मिलाकर अगर कंपनी ने किसी का पैसा चुकाने में, चाहे वो प्रिंसिपल हो चाहे वो इंटरेस्ट हो, उसको चुकाने में कोई डिफॉल्ट करा है, तो आपको 2 चीजें बतानी है, पीरियड एंड अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है। कितने पीरियड से डिफॉल्ट कर रहे हो और कितने अमाउंट का डिफॉल्ट करा है, ठीक है। और वो जो बताना है वो इस टेबल फॉर्मेट में बताना है। हो सकता है कि केवल इतना पोर्शन 3 नंबर में पूछ ले। कितनी चीजें बतानी है सर टेबल फॉर्मेट में? 6 चीजें। नेचर ऑफ बोरोविंग इंक्लूडिंग डेट सिक्योरिटीज, किस टाइप का लोन था जिसको चुकाने में गड़बड़ करी है आपने, किस टाइप की बोरोविंग थी जिसको चुकाने में गड़बड़ करा है आपने, ठीक है। फिर नेम ऑफ लेंडर, किससे लिया था ये लोन, एसबीआई से था कि एचडीएफसी से था, किससे था, ठीक है। लेंडर वाइज डिटेल देनी है आपको यहां पर। फिर कितना अमाउंट है जो आपने ड्यू डेट पे नहीं करा, कितना अमाउंट जो ड्यू डेट पर पे नहीं करा। फिर प्रिंसिपल नहीं चुकाया कि इंटरेस्ट नहीं चुकाया, प्रिंसिपल नहीं चुकाया कि इंटरेस्ट नहीं चुकाया, कितने दिन देरी से चुकाया, कितने दिन डिले हो चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई रिमार्क हो तो वो। तो क्या क्या है भाई, बताओ क्या क्या है। कौन सा टाइप का लोन है जो नहीं चुकाया, ये लोन किससे लिया था आपने, कितना अमाउंट जो आपने नहीं चुकाया है, प्रिंसिपल नहीं चुकाया कि इंटरेस्ट नहीं चुकाया है, कितने दिन देरी करा आपने, कितने दिन लेट हो गए हैं आप, या कितने दिन लेट चुकाया है आपने, और प्लस अगर कोई और रिमार्क है तो वो आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है सर सेकंड पॉइंट में, क्या कंपनी को बिलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया है किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने या किसी और लेंडर ने। क्या कंपनी को बिलफुल डिफॉल्टर घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये ए और बी को हम साथ में पढ़ेंगे, ए और बी खत्म हुए सर। क्या कंपनी ने किसी का पैसा चुकाने में डिफॉल्ट किया है, यदि हां तो पीरियड और अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट बताना है, किस फॉर्मेट में, एक टेबल वाले फॉर्मेट में जिसमें 6 चीजें आपको बतानी है, ठीक है। जब तक आप बिना देखे बोलने का ट्राई नहीं करोगे आप कभी नहीं सीखोगे, मतलब मैं गारंटी दे सकता हूं इस बात की। ऐसे आप कितने भी बार देख लो चीजें याद नहीं होंगी आपको। देख लिया, समझ लिया, अब बिना देखे बोलने का ट्राई किया करो, है ना, ठीक है। बी में क्या था कि क्या कंपनी को बिल्कुल डिफॉल्टर घोषित करा है किसी भी बैंक ने या एफआई ने या किसी और लेंडर ने। अब आ जाते हैं हम सी और डी पर। इसमें क्या है, क्या कंपनी ने टर्म लोन लिया है और उसको उस पर्पस में यूज नहीं करा है जिस पर्पस के लिए करना चाहिए था। तो नॉर्मली जिस पर्पस के लिए आप लोन लेते हो आपको उसी पर्पस के लिए उस लोन को यूज करना चाहिए, उस लोन अमाउंट को यूज करना चाहिए, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि जो भी इन्होंने टर्म लोन लिया है क्या वो उसी पर्पस में यूज करा है जिस पर्पस के लिए लोन लिया गया था। यदि नहीं किया है तो बताओ कितना लोन है जो डाइवर्ट किया है आपने, कितना लोन है जो किसी और पर्पस में यूज कर लिया है, और वो पर्पस भी बताओ जिसमें आपने इसका यूज किया है। इसको मैं ऐसा बोलता हूं कि आपने लॉन्ग टर्म लोन, टर्म लोन मतलब नॉर्मली लॉन्ग टर्म लोन में बोल सकता हूं, तो लॉन्ग टर्म लोन आपने लिया है, जिस पर्पस के लिए आपने लोन लिया है उस पर्पस में यूज करा कि नहीं करा। यदि नहीं करा है तो कितना अमाउंट है जो डाइवर्ट किया है और किस पर्पस में आपने डाइवर्ट किया है। फिर अगर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया हो और उसको लॉन्ग टर्म पर्पस में यूज करा हो, ठीक है। क्या कंपनी ने ऐसा किया है कि शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेकर लॉन्ग टर्म पर्पस में यूज करा है? अगर आंसर है कि यस तो आपको बताना है ना, नेचर एंड अमाउंट टू बी इंडिकेटेड, NA, ठीक है। तो सी और डी में क्या कॉमन है, आप याद रख सकते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म लोन के लिए, और डी को याद रख सकते हो शॉर्ट टर्म लोन को लॉन्ग टर्म पर्पस में यूज तो नहीं करा, अगर करा है तो नेचर और अमाउंट ऑफ बताना है आपको। फिर ई और एफ में क्या है सर, ई और एफ में क्या है, वेदर कंपनी हैज टेकन एनी फंड फ्रॉम एनी एंटिटी और पर्सन टू मीट द ऑब्लिगेशंस ऑफ इट्स सब्सिडरीज। क्या कंपनी ने लोन लिया है, क्या कंपनी ने लोन लिया है किसके लिए, अपनी सब्सिडरीज, एसोसिएट्स और ज्वाइंट वेंचर की ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए। मतलब मैंने लोन लिया है लेकिन किस लिए लिया है, अपनी ज्वाइंट वेंचर, सब्सिडरीज और एसोसिएट्स की ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए।
यदि ऐसा है तो इफ सो डिटेल्स अपन को देना है, जिसके अंदर आपको नेचर ऑफ सच ट्रांजैक्शन बताना है और अमाउंट दोनों बताना है। नेचर भी बताना है कि क्या करा है और अमाउंट भी आपको बताना है। एफ में क्या है, क्या कंपनी ने लोन लिया है ऑन द प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड एंड सब्सिडरीज ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट। क्या आपने, अच्छा बताओ, अगर आपका कोई ज्वाइंट वेंचर है या एसोसिएट है या सब्सिडरी है तो मतलब आपने उस कंपनी में शेयर होल्ड करके रखे होंगे, सिक्योरिटीज होल्ड करके रखी होंगी, तो क्या उनको प्लेस करके उनको गिरवी रख के क्या आपने कोई फंड उठाया है, लोन लिया है? यदि हां तो इसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी और साथ में यह भी बताना पड़ेगा कि कहीं आपने ऐसे लोन के रिपेमेंट में कोई डिफॉल्ट तो नहीं करा। क्योंकि सोचो, अगर आपने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स गिरवी रख के आपने लोन लिया है और उसके रिपेमेंट में डिफॉल्ट करा है, तो हो सकता है कि क्या हो जाए, वो शेयर्स आपके जब्त कर लिए जाएं, और अगर वो शेयर्स चले गए तो आपका सब्सिडरी का रिलेशन भी शायद खत्म हो जाए। तो इसका मतलब जो रिलेशन आज आपका सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर या एसोसिएट से बना है, अगर वो सिक्योरिटी शेयर्स ही चले गए तो वो रिलेशन भी खत्म हो जाएगा, तो बहुत रिस्की है। तो बोले अगर आपने डिफॉल्ट करा है ऐसे लोन को चुकाने में तो वो भी आपको बताना है। तो ई और एफ में बताओ कॉमन क्या है? ई और एफ दोनों में ही सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट का डिस्कशन हुआ है। एक में आपने इनकी ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए लोन लिया है और दूसरे में इनके ही सिक्योरिटीज को प्लेस करके आपने लोन लिया है। ठीक बात है, ओके। अब बढ़ते हैं हम अपने 10th वाली क्लॉज पर, आईपीओ, एफपीओ, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या लिखा है सर? पहले सब क्लॉज में लिखा है, क्या कंपनी ने आईपीओ और एफपीओ से पैसा उठाया है, और उठाया है तो क्या उसी पर्पस में यूज करा है जिस पर्पस में उसे यूज करना चाहिए था। जब आप आईपीओ एफपीओ लाते हो तो आपको बताना पड़ता है किस पर्पस के लिए आप ये फंड रेज कर रहे हो। तो जिस पर्पस के लिए आपने आईपीओ एफपीओ से पैसा उठाया था, क्या आपने उसको उसी पर्पस से यूज करा है? यदि नहीं करा तो 3 चीजें बतानी, कितना देरी से यूज करा, क्या डिफॉल्ट करा और क्या सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन करा। आपने बोला था कि हम 1 साल के अंदर बिल्डिंग बना देंगे, लेकिन आज 1.5 साल हो गए हैं, बिल्डिंग का काम भी शुरू नहीं हुआ है, या 1.5 साल बाद शुरू हुआ है, तो मतलब देरी करी आपने। 1 साल के अंदर शुरू करना था, आपने 1 साल से भी ज्यादा लगा दिया शुरू करने में। ठीक है। डिफॉल्ट, आपने क्या करा, बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा उठाया था और आपने एफडी करवा दी, डिफॉल्ट कर दिया। फिर किसी ने आपको डांटा कि ये क्या कर रहे हो, तो आपने सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन, मतलब आपने क्या करा, एफडी तोड़ी और वापस से बिल्डिंग का काम चालू करा दिया। तो ये तीनों चीजें, डीडीएस, डिलेज की डिटेल, डिफॉल्ट और सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन, इन सब की डिटेल आपको देनी है। बी सब क्लॉज में क्या लिखा है, यदि आपने प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स और कन्वर्टिबल डिवेंचर से आपने पैसा उठाया है, मतलब सिंपल शब्दों में अगर आपने प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से पैसा उठाया है तो क्या करना है सर? क्या आपने इसको, क्या लिखा है, हाँ, क्या आपने सेक्शन 42 और सेक्शन 62 की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करा है या नहीं करा है? अगर प्राइवेट प्लेसमेंट से पैसा उठाया है तो 42 कंप्लाई करो, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से पैसा उठाया तो 62 प्रोविजंस को कंप्लाई करो, है ना। ठीक है। प्लस क्या आपने इसको उसी पर्पस में यूज करा है जिस पर्पस में यूज करना चाहिए? ठीक है। यदि नहीं करा है तो बताओ क्या नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस करा है और कितना अमाउंट का नॉन कंप्लायंस करा है? बोलो यारो। ए और बी दोनों में कॉमन क्या है, कोई बता सकता है? ए और बी दोनों में कॉमन क्या है? चाहे आपने आईपीओ एफपीओ से पैसा उठाया हो, ठीक है, चाहे आपने आईपीओ एफपीओ से पैसा उठाया हो, चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किसी से भी पैसा उठाया हो, दोनों में कॉमन क्या है? क्या आपने इस पैसे को उसी पर्पस में यूज करा जिस पर्पस के लिए आपने पैसा उठाया था? बताओ। नहीं करा तो नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस बताना, प्लस कितने अमाउंट को नॉन कंप्लायंस करा वो बताना है। ठीक बात है। आईपीओ एफपीओ से पैसा उठाया है तो 3 चीजें बतानी पड़ती हैं कि जिस पर्पस से उठाया उस पर्पस में यूज करा कि नहीं करा, और नहीं करा तो कितना देरी से करा, क्या डिफॉल्ट करा, सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन, ये सब बताना है आपको, है ना। और प्राइवेट प्लेसमेंट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में आपको 2 चीजें हैं, एक तो जिस पर्पस से उठाया उस पर्पस में यूज करा कि नहीं करा, और सेक्शन 42 और 62 की रिक्वायरमेंट कंप्लाई कराया नहीं करा। राइट। अब आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है। 11 में क्या आ गया? फ्रॉड। क्या लिखा है? क्या कोई फ्रॉड कंपनी ने किया है या कंपनी पर हुआ है? वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी हैज बीन नोटिस्ड और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या कोई भी फ्रॉड जो कंपनी ने करा हो या कंपनी पर किया गया, कोई भी ऐसा फ्रॉड मिला है क्या ड्यूरिंग द ईयर? यदि हाँ तो क्या बताना है? नेचर एंड अमाउंट इन्वॉल्व, किस टाइप का फ्रॉड हुआ है और कितने अमाउंट का फ्रॉड हुआ है।
ठीक है। फिर दूसरा, क्या कोई रिपोर्ट सबमिट की गई है अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 जिसमें फ्रॉड की रिपोर्ट एडीटी 4 में ऑडिटर सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करता है, तो क्या ऐसी कोई रिपोर्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को की गई है फ्रॉड के रिगार्डिंग, तो ये भी मुझे एज एन ऑडिटर कारो के अंदर लिखना है। वेदर एनी रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 हैज बीन फाइल्ड बाय द ऑडिटर इन फॉर्म एडीटी 4 विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो पहले हम बोल दिया क्या कोई भी फ्रॉड हुआ है कंपनी पर या कंपनी ने किया, ऐसा कोई भी फ्रॉड नोटिस हुआ है क्या पूरे ड्यूरिंग द ईयर, अगर हुआ है तो बताओ नेचर ऑफ फ्रॉड और अमाउंट इन्वॉल्व। दूसरा, क्या कोई रिपोर्ट ऑडिटर ने जमा की थी सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्रॉड के रिगार्डिंग, अगर हाँ तो वो भी आपको यहां पर बताना है। और तीसरा पॉइंट क्या है, वेदर द ऑडिटर हैज कंसिडर्ड विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स इफ एनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, मतलब अगर किसी विसल ब्लोअर से कंपनी के पास कोई कंप्लेंट आई थी कि कोई फ्रॉड रिगार्डिंग या कुछ भी ऐसा है, तो क्या उसको मैंने एज एन ऑडिटर कंसिडर किया या नहीं किया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। अगला है निधि कंपनी। निधि कंपनी में क्या है सर, निधि कंपनी में 3 चीजें बताई हैं। पहली बात, क्या निधि कंपनी ने नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट रेशियो को 1:2 मेंटेन करा कि नहीं करा टू मीट आउट दी लाइबिलिटी। अपनी औकात से 20 गुना से ज्यादा डिपॉजिट एक्सेप्ट मत करना, चुका नहीं पाओगे, समझ रहे हो। तो रेशियो नेट ऑन फंड डिवाइड बाय डिपॉजिट इक्वल टू 1/20 इतना मेंटेन करना है, इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि फिर चुका नहीं पाओगे पैसा। तो एक तो रेशियो मेंटेन करना, एक तो रेशियो मेंटेन करना, नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट कितना 1:20 टू मीट आउट द लाइबिलिटी, ताकि अपनी लाइबिलिटीज को आप चुका सको। दूसरा, निधि कंपनी को कम से कम अपना 10% पैसा अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट के फॉर्म में रखना है। अनएनकम्बर्ड मतलब जिस पर कोई चार्ज क्रिएट ना करा हो। यार एक बात बताओ, मैंने बहुत सारे लोगों से पैसा ले रखा है, तो क्या मैं पूरा का पूरा उधार दे दूं? अगर मैं ऐसा करूंगा तो आप में से कोई लेने आ गया तो क्या करूंगा? तो कुछ पैसा, जैसे आपने देखा बैंक्स वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करके चलती हैं, कुछ पैसा लिक्विड फॉर्म में रख के चलती हैं। ऐसी निधि कंपनी से क्या बोला है, आपने जनता से डिपॉजिट तो ले ली है, मेंबर से डिपॉजिट तो ले ली है, अब क्या है सर, अब आप एटलीस्ट कुछ पैसा तो अपने पास एकदम फ्री फॉर्म में रखो, अनएनकम्बर्ड फॉर्म में। तो क्या बोला है, एटलीस्ट 10% आपको कहां रखना है, अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट के फॉर्म में मेंटेन करना है, ताकि आप अपनी लायबिलिटीज को चुका सको जब कोई आपसे पैसा मांगने आए तो। लास्ट में, क्या निधि कंपनी ने कोई डिफॉल्ट करा है इन दी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और रीपेमेंट देयर, मतलब प्रिंसिपल या इंटरेस्ट जो भी है उसको चुकाने में कोई डिफॉल्ट करा है क्या? यदि हाँ तो उसकी डिटेल देना है, मतलब वही नेचर और अमाउंट इन्वॉल्व है ना, वही सब बात है। निधि कंपनी में कितनी चीजें बतानी है? 3। फ्रॉड में भी कितनी चीजें बतानी थी? 3। ठीक है, अगला है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। क्या कंपनी ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करे हैं? यदि करे हैं तो क्या सेक्शन 177 और 188 जो है उनको कंप्लाई करा है क्या? साथ में क्या इन लोगों ने डिस्क्लोजर दिए हैं एज पर एप्लीकेबल एफआर, मतलब AS 18 के हिसाब से डिस्क्लोजर दिए हैं क्या? तो कितनी चीजें हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में, बताओ कितनी चीजें हैं? 3। सेक्शन 177 को कंप्लाई करा कि नहीं करा, सेक्शन 188 को कंप्लाई करा कि नहीं करा, और AFRF एप्लीकेबल FRF मतलब AS 18 के हिसाब से डिस्क्लोजर दिए या नहीं दिए। तो अगेन यहां पर भी कितनी चीजें हैं? 3। यहां पर भी 3, यहां पर भी 3। फिर इंटरनल ऑडिट सिस्टम। क्या कंपनी में इंटरनल ऑडिट सिस्टम है कमेंसरेट विद द साइज एंड नेचर ऑफ इट बिजनेस? ऐसा तो नहीं है कि कंपनी इतनी बड़ी है और इंटरनल ऑडिट सिस्टम इतू सा है, मतलब जितनी बड़ी कंपनी होगी उसका जिस टाइप का बिजनेस होगा, जिस टाइप का नेचर होगा, उस हिसाब से क्या इंटरनल ऑडिटर की फर्म अपॉइंट की है क्या? बहुत ज्यादा मिसमैच तो नहीं है ऐसा। तो क्या लिखा है सर, क्या कंपनी में इंटरनल ऑडिट सिस्टम है विच इज कमेंसरेट विद द साइज एंड नेचर ऑफ इट्स बिजनेस। ठीक है, फिर क्या मैंने मतलब ऑडिटर ने वेदर रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिटर फॉर द पीरियड अंडर ऑडिट वर कंसिडर्ड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। आपको पता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर से कुछ असिस्टेंस ले सकता है, उसकी रिपोर्ट्स को यूज कर सकता है। तो एज एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर आपको कार्यों के अंदर ये लिखना है कि आपने इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को कंसिडर किया है या नहीं किया है। ठीक है, फॉर योर ऑडिट, मतलब जो आप मेन ऑडिट कर रहे थे उसमें कहीं आपने रिपोर्ट को कंसिडर किया है कि नहीं किया। अगला पॉइंट क्या है सर, नॉन कैश ट्रांजेक्शन विथ डायरेक्टर्स। 14 में क्या लिखा है सर, क्या कंपनी ने कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन किया है डायरेक्टर से या उनसे कनेक्टेड लोगों से? क्या कंपनी ने कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन किया है डायरेक्टर से या उनसे कनेक्टेड लोगों से? यदि हाँ तो क्या प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 192 ऑफ कंपनीज एक्ट कंप्लाई किए गए कि नहीं किए गए, मतलब OR पास किया कि नहीं किया है, जो भी है बताओ। अगर कंपनी ने नॉन कैश ट्रांजेक्शन किए हैं किससे, डायरेक्टर या उनसे कनेक्टेड लोगों से, तो क्या उन लोगों ने
प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 192 कंप्लाई किए हैं या नहीं किए हैं। ठीक है, ओके। फिर 16 क्लॉज में क्या लिखा है, NBFC। इस पर ध्यान देना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है बच्चों के लिए कभी कभी, है ना, याद रखने में। क्या लिखा है, यदि आप कोई NBFC वाली एक्टिविटी कर रहे हो तो ये जरूरी होता है कि आप RBI के सेक्शन 45IA सेक्शन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराएं एज NBFC। तो इन्होंने क्या बोला है, वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 45IA ऑफ कंपनीज एक्ट RBI एक्ट 1934। क्या कंपनी को सेक्शन 45IA ऑफ RBI एक्ट 1934 के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी था क्या, ऐसा रिक्वायर्ड था क्या? यदि हाँ तो क्या इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है या फिर नहीं कराया है, बताओ यारो। सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल या हाउसिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी कर दी है बिना वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के, बताओ। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला, फर्स्ट सब क्लॉज में क्या बोला कि क्या आपको RBI एक्ट 1934 के सेक्शन 45IA के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना था क्या, रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना था क्या? यदि हाँ तो आपने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करवाया कि नहीं कराया। अब ऐसा भी तो हो सकता है इस रजिस्ट्रेशन को लेने के पहले ही आप कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर चुके हो बिना सर्टिफिकेट की, तो वो भी बताना है कि क्या कंपनी ने ऐसा तो नहीं करा कि कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल या हाउसिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी कंडक्ट कर दी ऑलरेडी विदाउट ऑब्टेनिंग दी वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम RBI। ठीक है, फिर क्या लिखा है, जिस कंपनी का आप ऑडिट करने गए हो आपको बताना है क्या वो कंपनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ठीक है, एज डिफाइंड इन द रेगुलेशंस मेड बाय द RBI। यदि हाँ तो क्या वो फुलफिल कर रही है क्राइटेरिया ऑफ अ CIC। भाई कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने के लिए क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए, तो अगर आप कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तो क्या आप वो क्राइटेरिया अभी भी फुलफिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसका मेन काम इन्वेस्टमेंट करना ही होता है, जिनकी 90% ऑफ टोटल एसेट इन्वेस्टमेंट वाली ही एसेट होती है, दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, इसलिए अधिकतर कंपनीज की होल्डिंग कंपनी अपने आप ही बन जाती है, जैसे टाटा सन्स, है ना। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो क्या कंपनी CIC का क्राइटेरिया अभी भी फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है? सिंपल है, आप CIC हो ना तो उसका कोई क्राइटेरिया है, तो वो क्राइटेरिया अभी भी फुलफिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो आप CIC कैसे कहलाओगे, है ना, ऐसा। फिर अगर आपको कोई एग्जाम्शन दी गई है या रजिस्ट्रेशन कराने से एग्जाम्शन दी गई है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है या रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है एज CIC, तो ऐसे केस में क्या वो वाला क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हो? समझ रहे हो आप बात को, ऐसा। तो क्या बोला है, अगर आपको एग्जाम करा गया है तो भी जो क्राइटेरिया है एग्जाम्शन के लिए, क्या वो क्राइटेरिया आप अभी भी फुलफिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? नहीं तो क्या होगा, पहले आपको सच्ची में वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे थे तो आपने बोला कि ठीक है, मतलब उस लिमिट में आप नहीं आ रहे थे तो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, हो सकता बाद में आने लगी हो, ऐसा। ठीक है, लास्ट पॉइंट में क्या बोला है, वेदर द ग्रुप हैज मोर देन 1 CIC। हमें पूछना है कि जिस कंपनी का ऑडिट करने में गया हूं इससे पूछूंगा क्या तुम जिस ग्रुप से बिलोंग करती हो, जैसे टाटा ग्रुप, क्या तुम्हारे अलावा क्या और भी कोई ऐसी कंपनी है इसी ग्रुप में जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ऐसा। यदि हाँ तो बताओ कितनी CICs हैं इस ग्रुप में जिसमें तुम एग्जिस्ट करती हो, उसमें कितनी और CICs हैं। ठीक है, इसको मैं फिर से बोल दे रहा हूं एक बार। पहले पॉइंट में क्या बोला है, क्या अगर कंपनी को सेक्शन 45IA ऑफ RBI एक्ट 1934 के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना था तो उसने कराया कि नहीं कराया, एक बात। दूसरी बात क्या है, कहीं आपने बिना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल या हाउसिंग एक्टिविटी कंडक्ट तो नहीं करी। तीसरी बात, क्या आप एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो? अगर आप कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तो क्या आप वो क्राइटेरिया जिससे आप कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बने हो क्या वो फुलफिल कर रहे हो? अगर आप कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो और आपको रजिस्ट्रेशन से एग्जाम्शन दी गई थी कि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, तो वो कोई क्राइटेरिया फुलफिल करने पे दी गई होगी, तो क्या वो क्राइटेरिया आप अभी भी फुलफिल कर रहे हो क्या कि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा? ठीक है, जैसे नॉर्मली ऐसा होता है कि 100 करोड़ के ऊपर अगर आपकी टोटल असेट है, अगर 100 करोड़ के ऊपर आपकी टोटल असेट है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। अब मान लो पहले आपकी 100 करोड़ से नीचे मान लो आपकी 90 करोड़ असेट थी तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना था। अब मान लो 110 करोड़ हो गई तो अब तो रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। तो मैंने पूछा कि तुमने क्यों नहीं कराया, बोले सर हमको जरूरी नहीं था। तो हमने कहा सुनो, लास्ट ईयर जरूरी नहीं था, अब तो जरूरी है, तुम्हारी एसेट क्रॉस हो गई 100 करोड़ से। समझ रहे हो एग्जाम्पल? तो अगर आपको एग्जाम्शन दी गई है तो क्या एग्जाम्शन वाला क्राइटेरिया अभी भी फुलफिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? और लास्ट पॉइंट मैं पूछूंगा कि तुम जिस ग्रुप में बिलोंग करती हो, जिस कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा हूं उससे पूछूंगा कि तुम जिस ग्रुप में हो उसमें तुम कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या तुम्हारे अलावा और भी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो? तुम बोला हाँ, तो हम बोलेंगे बताओ टोटल नंबर ऑफ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी कितनी है इस ग्रुप में। ठीक है, फिर अगला 17 क्लॉज क्या है सर? 17 बोलता है कि क्या कंपनी
ने कैश लॉसेस इनकर करे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, एंड इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इस साल में या पिछले साल में कभी भी क्या आपने कैश लॉसेस इनकर करे हैं, ठीक है, यदि हाँ तो बताओ कितना कैश लॉस इनकर करा है। भाई कैश लॉस बहुत खतरनाक होते हैं। मान लो किसी का प्रॉफिट हो रहा था 100 करोड़ बिफोर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, तो 100 करोड़ में मान लो डेप्रिसिएशन था 120 करोड़, तो उसका नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 100 करोड़ में से डेप्रिसिएशन का 120 करोड़, तो 20 करोड़ का लॉस आ रहा है उसे। ये लॉस ज़्यादा खतरे वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन घटाने की वजह से लॉस आ रहा है, अदरवाइज तो अपन प्रॉफिट में थे, तो डेप्रिसिएशन थोड़ी किसी को देना है, तो पैसा तो है ना। पर अगर कैश लॉस होने लगे मतलब बिना नॉन कैश एक्सपेंस घटाए बिना ही आप लॉस में हो, अभी डेप्रिसिएशन घटाया नहीं तो भी आप लॉस में ही हो, तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है ना। तो आपको इतना समझाना नहीं, आपको तो केवल क्या बोलना है कि क्या कंपनी को इस साल और पिछले साल में कैश लॉसेस हुए हैं, यदि हाँ तो बताओ कितना कैश लॉस हुआ है ना। फिर 18 क्लॉज में क्या बोला है, रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। इसमें बोला है वेदर देयर हैज बीन एनी रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ड्यूरिंग द ईयर। अब मैं ऑडिटर बन के आया हूं, हो सकता है मैं बीच में आया हूं, बीच ईयर में आया हूं, तो मैं पूछूंगा कि क्यों, क्या पुराने स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया है, बोले हाँ हाँ रिजाइन कर दिया है, तो फिर मुझे ये लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि क्या मैंने, जो वो जाने वाला ऑडिटर है जिसको बोलते हैं आउटगोइंग ऑडिटर, उसने जो जो इशूज या कंसर्न रेज करे थे, ऑब्जेक्शन रेज करे थे, क्या मैंने उनको कंसिडर किया है या नहीं किया। यार सिंपल सी बात है यार, आपके आने के पहले कोई और ऑडिट कर रहा था, अब वो चला गया, हो सकता है इन लोगों ने उसको बहुत परेशान करा हो, बहुत सारे इशूज क्रिएट करे हो, उसका फीस देने में इशू करा हो, उसको ऑडिट करने के में कोऑपरेट ना करा हो, ऐसे बहुत सारे इशूज हो सकते हैं। तो अब मैं ऑडिट करने आया हूँ, तो मेरी एक एथिकल जिम्मेदारी क्या है कि मैं उससे बात करूँ जो चला गया है, कि क्यों तुमको क्या क्या इशूज आए थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्यों जा रहे हो तुम, क्यों चले गए, मतलब जो भी है, तो वो सारे इशूज कंसर्न या जो भी है वो मैंने कंसर्न किए कि नहीं किए, ये मुझे यहाँ पर लिखना है, ठीक है। फिर 19 क्लॉज क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी। तो ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को कुछ इन्फॉर्मेशन को कंसिडर करके ये बताना है कि क्या इस एंटिटी की गोइंग कंसर्न पे मटेरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं है। समझ गए? अब इसको ढंग से देखते हैं कैसा लिखा है। ऑडिटर आपके फाइनेंशियल रेशियोज देखेगा, ऑडिटर कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज देखेगा, जो असेट्स हैं उनकी एज और उनकी एक्सपेक्टेड डेट की कब उन असेट से पैसा आ जाएगा और कब कब चुकाना है। कुल मिलाकर असेट लाइबिलिटी दोनों से पैसा कब आएगा, असेट से कब आएगा, लाइबिलिटीज चुकानी है तो कब चुकानी है वो, ठीक है। क्योंकि देखो यार, अगर आप असेट बेचकर पैसा लाकर लाइबिलिटीज आराम से चुका सकते हो तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आप बच जाओगे। गोइंग कंसर्न तो उनका खत्म होने वाला है जिनकी सारी एसेट बेचकर भी सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ नहीं हो पाएंगे, वो तो इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, है ना। तो क्या क्या कंसिडर करना है, फाइनेंशियल रेशियोज कंसिडर करना है, फिर एक्सपेक्टेड डेट कि कब फाइनेंशियल एसेट से पैसा आएगा और कब पेमेंट करेंगे, इनको कंसिडर करना है। अदर इन्फॉर्मेशन आपको जो ठीक लगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड वो भी कंसिडर करो। मैनेजमेंट इन प्रॉब्लम से कैसे निपट रहा है, उसके क्या प्लान है, उन सबको कंसिडर करते हुए कुल मिलाकर यार मैं ऑडिटर हूं, मैं देखूंगा कि तुम जो एंटिटी है तुमको क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, तुम्हारी किस किस टाइप के इशूज चल रहे हैं गोइंग कंसर्न से रिलेटेड, वो सब कंसिडर करना है। उनको जानने के लिए मैं क्या करूंगा, तुम्हारे फाइनेंशियल रेशियोज देखूंगा, असेट से कब पैसा आने वाला है, उनकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है और कब चुकाना है वो देखूंगा, अदर इन्फॉर्मेशन देखूंगा, बहुत सारी चीजें देखूंगा और फिर तुमसे पूछूंगा कि ये सब प्रॉब्लम है तो तुमने क्या करा, तो तुम्हारे जो प्लान्स हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट के उनको भी कंसिडर करूंगा। और इन सबको कंसिडर करने के बाद मुझे बोलना है कि क्या गोइंग कंसर्न में अनसर्टेनिटी है या नहीं है। तो वेदर ऑडिटर बिलीव दैट, ऑडिटर को बताना है कि क्या उसको ऐसा लगता है कि कंपनी इज एबल टू मीट इट्स लाइबिलिटी एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट ऑन ड्यू डेट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम बैलेंस शीट डेट। क्या मतलब हुआ, सिंपल, मुझे ये बताना है कि जिस एंटिटी का मैं ऑडिट कर रहा हूं क्या वो एंटिटी आने वाले 1 साल में जितनी भी लाइबिलिटीज ड्यू होंगी, क्या बोला मैंने, जिस एंटिटी का मैं ऑडिट कर रहा हूं तो बैलेंस शीट डेट से 1 साल के अंदर जितनी भी लाइबिलिटीज ड्यू होने वाली है, क्या मैं मतलब एंटिटी, क्या एंटिटी उन सारी लाइबिलिटीज को चुका पाएगी ड्यू डेट पर। सीधी सी बात है, गोइंग कंसर्न नॉर्मली 1 साल का देखते हैं कि आज बैलेंस शीट डेट से अगर आने वाले 1 साल तक आपकी जो भी लाइबिलिटीज ड्यू होंगी अगर वो आप सब चुका सकते हो तो हम मानेंगे कि आप गोइंग कंसर्न के रूप में चलने वाले हो। तो ऑडिटर ने ये चारों टाइप की इन्फॉर्मेशन को कंसिडर करके ये बताना है कि क्या बैलेंस शीट डेट से 1 साल के अंदर जितनी भी लाइबिलिटीज ड्यू होने वाली हैं क्या उनको एंटिटी पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अगर नहीं कर पाएगी तो मटेरियल अनसर्टेनिटी है और कर देगी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मटेरियल अनसर्टेनिटी वाला पार्ट। फिर क्या लिखा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR और लास्ट क्या होता है CFS, ठीक है।
CSR में देखो दो पार्ट में बांटा था अपन ने क्लास में, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हो सकते हैं और अदर देन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, ये अदर देन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है और ये है ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। दो चीजों को लेकर बातें लिखी गई हैं। क्या बोला है सर? अगर मान लो, देखो आपको बताया ना कि CSR में आपको अब नेट प्रॉफिट का 2% CSR एक्टिविटीज में खर्चा करना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा होता कि हो सकता है वो 2% खर्चा ना हो पाए, उसमें से कुछ अमाउंट बच जाए। तो ये जो क्लॉज बनाया गया है वो बची हुई अमाउंट के लिए है, अनस्पेंट अमाउंट ऑफ CSR। जितना खर्चा करना था वो पूरा खर्चा नहीं हो पाया, कुछ अमाउंट बच गया है, तो वो उसको बोलते हैं अनस्पेंट अमाउंट ऑफ CSR। उसके रिगार्डिंग ये क्लॉज बनाया गया है। तो अब वो जो अनस्पेंट अमाउंट है वो दो चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है। या तो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, मतलब कोई प्रोजेक्ट चल ही रहा है आपका, जैसे आप हॉस्पिटल बनवा रहे हो तो हॉस्पिटल का काम चल ही रहा है, तो उसके लिए पैसा आपने रख रखा है, एक दिन में तो पैसा लग नहीं जाएगा, तो वो हो गया ऑन गोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड। और अदर देन ऑन गोइंग मतलब तुरंत खर्चा होना है, कहीं भी एक एक जगह खर्चा करते जाओ, कोई ऑन गोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है, अगर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, मान लो आप हॉस्पिटल बनवा रहे हो और उसके लिए आपने पैसा रख रखा है और खर्चा करते जा रहे हो आप, इसका मतलब जो अमाउंट बचा है CSR का, हमने पूछा कि ये क्यों बचा है, तो उन्होंने बोला कि सर ये एक ऑन गोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि अगर ये ईयर एंड पर बच जाए तो हम पूछेंगे कि क्या आपने इसको स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर करा कि नहीं करा। कोई बात नहीं, बच गया ना, तो आप शेड्यूल बैंक में सेपरेट अकाउंट में ये पैसा जमा करके रख दो, तो भाई वो वहां से उस अमाउंट में खर्चा होता रहेगा। ठीक है, उस काम में खर्चा होता रहेगा। और यहां पर क्या लिखा, अगर अदर देन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है तो अब तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। पहले तो आपने बोल दिया कि नहीं नहीं वो सर प्रोजेक्ट चल रहा है तो धीरे धीरे खर्चा कर रहे हैं। अदर देन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट मतलब सीधा खर्चा ही करना है, तो उस केस में तो फिर यार खर्चा हो जाना चाहिए था। तो अब देखो क्या बोला है, whether in respect of other than ongoing project the company has transferred unspent amount to a fund specified in schedule 7 to the companies act within a period of 6 months within a period of 6 months within a period of 6 months of the expiry of the financial year। भाई अगर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड अमाउंट नहीं था ये, तो फिर तो खर्च हो ही जाना चाहिए था। नहीं हुआ है तो 6 महीने के अंदर शेड्यूल 7 के अंदर जो फंड स्पेसिफाई करा है उसके अंदर आपको ये अमाउंट जमा करना पड़ेगा। बताओ, दोनों पॉइंट एक बार बोल के बताओ। हर कंपनी को CSR में, हर कंपनी को मतलब जिनको करना पड़ता है, तो जिन कंपनी को CSR में 2% का खर्चा करना है, ठीक है, अब 2% का खर्चा करना है, पूरा पैसा खर्चा नहीं कर पाए तो कुछ अमाउंट बच गया, जो अमाउंट बच गया उसको बोलते हैं अनस्पेंट अमाउंट ऑफ CSR। अब अनस्पेंट अमाउंट ऑफ CSR के बारे में मैंने पूछा कि ये अमाउंट किस चीज का है, तो उन्होंने बोला सर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। अच्छा, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करो, बच गया है ना, तो आपको क्या करना है, एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है इसको इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ 135(6) सबसेक्शन 6 है ना। तो आप जो भी है स्पेशल अकाउंट है शेड्यूल बैंक में होता है जो, उसमें आप इसको जमा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और अदर देन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर अमाउंट है और फिर भी बच गया है तो आपकी जिम्मेदारी है कि ईयर एंड से 6 महीने के अंदर, ईयर एंड से 6 महीने के अंदर आप इसको शेड्यूल 7 वाले फंड में जमा करें। यहां पर क्या है, स्पेशल अकाउंट है, और यहां पर क्या बोला है, शेड्यूल 7 वाले फंड में आपको जमा करना है। ठीक है, लास्ट क्या है सर, CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोला है, वेदर देयर हैव बीन एनी क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क। ध्यान दो, ऐसे तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कारो नहीं लगता। क्या कह रहे हो सर, हाँ, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में कारो नहीं लगता है, लेकिन एक क्लॉज ऐसा है कारो का जो केवल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट में ही आता है। यस, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया है। तो क्या है सर, अब बताओ आप मुझे कि मान लो मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहा हूं, ठीक है, तो 20 क्लॉज आएंगे क्या ऊपर के? नहीं आएंगे, केवल 21वां क्लॉज आएगा। ये क्लियर है? और बाकी कंपनीज में वो 20 क्लॉज आएंगे। तो अब मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहा हूं, उसकी ऑडिट रिपोर्ट बना रहा हूं। अब मुझे क्या करना है सर, मुझे देखना है कि जिन जिन की इंफॉर्मेशन, मतलब कंसोलिडेशन कर रहा हूं, मतलब एक से ज्यादा कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेट कर रहा हूं, तो उनके भी तो ऑडिट हुए होंगे। अरे हर कंपनी का ऑडिट होता है, तो जिन एंटिटीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट मैं कर रहा हूं, उन कंपनीज का भी ऑडिट हुआ होगा। ठीक है, तो उन कंपनीज के ऑडिटर ने क्या कारो में कुछ लिखा है क्या, कोई एडवर्स चीजें बोली हैं क्या, कोई रिमार्क दिए हैं क्या? तो पता है, मैं जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करके ऑडिट रिपोर्ट बनाऊंगा ना, तो वहां पर लिखूंगा कि ये फलाना फलाना कंपनीज हैं जिनके ऑडिटर ने कुछ ना कुछ एडवर्स रिमार्क दिया है कुछ कुछ क्लॉजेस को लेकर, तो वो सब डिटेल मुझे देनी पड़ेगी। ठीक है, आप देख लेना किसी भी कंपनी की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट आपको दिख जाएगा, प्रॉपर टेबल बना मिल जाएगा, है ना। Whether there have been any qualification or adverse remark by the respective auditor in Caro reports of the companies included in the CFS।
यदि हाँ तो इंडिकेट द डिटेल्स ऑफ द कंपनी, कंपनीज के नाम बताओ, डिटेल दो उनकी, और पैराग्राफ नंबर या क्लॉज नंबर्स ऑफ कारो रिपोर्ट जिसके अंदर आपने क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क दिए हुए हैं। सिंपल शब्दों में मान लो ABC, ठीक है, इसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप ऑडिट कर रहे हो। अब इसमें किस किस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड हैं? A, B और C के। तो मान लो A का ऑडिट हुआ होगा, A का ऑडिट हुआ होगा तो A के ऑडिटर ने कारो की रिपोर्ट बनाई होगी। अब उसने मान लो 5 क्लॉज में कुछ ना कुछ नेगेटिव बोला है, तो जब मैं ABC का ऑडिट कर रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा कि ये इसकी ऑडिट मतलब ABC की ऑडिट रिपोर्ट में क्या लिखूंगा कि ये फलाना A नाम की कंपनी है, उसके ऑडिटर ने इन सब क्लॉज में एडवर्स रिमार्क दिए हैं, फिर B कंपनी के ऑडिटर ने इन क्लॉज में नेगेटिव रिमार्क दिए हैं। तो ऐसा पूरा टेबल बना के मुझे देना पड़ता है। बोलो यारो क्या समझ में आया बताओ। अब ये जो छोटी सी टेबल बनी है इससे आप एक और क्विक रिवीजन कर सकते हो, समझ रहे हो, तो बढ़िया हो जाएगा आपका काम, एकदम अच्छे से याद हो जाएगा ऐसा। फिर रही बात इसको याद करने के लिए तो मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं इतना बता देता हूं कि शुरू के 6 तो याद रह ही जाते हैं। कौन कौन से? फिक्स असेट, इन्वेंट्री, LIGS 5 से पब्लिक डिपॉजिट, 5 से पब्लिक डिपॉजिट, 6 से कॉस्ट रिकॉर्ड, और लास्ट में क्या आता है? CSR और CFS, तो वो भी याद रह जाता है ना, CSR और CFS। बाकी के लिए मैं कुछ शेयर करूंगा आपके लिए शॉर्टकट, तो वहां से आप याद कर सकते हो। चलो ओके, फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, इसको मस्त तरीके से रिवाइज कर लेना। ओके, सी यू सून।